प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में इंतहाई अहम किरदार अदा करने की ख्वाहिशमंद है और वो समझती है जो भी जमात हुकूमत बनाएगी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर नहीं बना सकती। लेकिन कौमी असम्बली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने में कामयाब हुई है, उसकी तादाद बज़ाहिर बहुत कम है। यानी सिर्फ 13 सीटें हमें दिखाई देती हैं कि जिस पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने बंदे खड़े किए हैं। उसमें से भी 6 सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है और बाकी पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग खुद लड़ रहे हैं और कोई बहुत अच्छी पोजीशन में भी या चलिए मैं इस तरह का कोई अपना एनालिसिस नहीं देता, लेकिन मैं ये कह देता हूं कि बहुत सख्त मुकाबला वहां पर होगा। जैसे सियालकोट में फिरदौस आशिक अवानी को देख लीजिए तो वहां पर तहरीक-ए-इंसाफ भी है और अरमगान सुबहानी भी हैं, नून लीग के बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और कई मरतबा से वो जीत रहे हैं। तो आसान नहीं होगा फिरदौस आशिक अवान साहबा के लिए। मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने रख देता हूं और फिर इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, कौमी और पंजाब असम्बली की जो कुल 49 टिकटें हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जारी की हैं। इसमें से कौमी असम्बली में 13 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। जो 13 उम्मीदवार हैं उनमें NA54 से गुलाम सरवर खान साहब हैं, NA56 से शर्जील मीर हैं, NA70 से सियालकोट से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं, NA79 गुजरावाला से राना नज़ीर खान है, NA88 खुशाब से गुल असगर खान है और NA97 से हमायूं अख्तर खान साहब हैं, NA117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान है और NA128 से मोहम्मद ओन चौधरी हैं, NA133 कसूर से हाशिम डोगर हैं, NA143 से नुमान लंगड़ियाल हैं और 147 से अयाज खान न्याजी और 49 और 155 से खुद जहांगीर तरीन साहब है। और इसी तरह से पंजाब असम्बली की सिर्फ 36 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जा सके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कैसे अमली तौर पर मुमकिन होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए कि वो हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सके, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, अगर ये बात दुरुस्त है कि IPP का बड़ा अहम रोल होगा हुकूमत साजी में, तो ऐसा लगता है और आप कह भी रहे हैं पिछले कुछ दिन से ये बात कि आज़ाद उम्मीदवारों पर आपका इन्हिसार रहेगा। मेरा सवाल मगर आपसे यह है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतेंगे और अगर वो किसी पार्टी में जाएंगे भी तो वो ऐसी पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे कि जिसमें जो 100-125 सीटें लेकर बैठी होगी, जो हुकूमत बना रही होगी, वो IPP में ही क्यों आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला भाई, पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर की सियासत में इंडिया और पाकिस्तान में भी और बाकी जो बर्रे सगीर के ममालिक हैं वहां पर होता यह है कि पार्लिमानी सियासत में जो पार्टी तो 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत ले लेती है, वहां पे जो उसके मेंबरान होते हैं ना, पार्लिमानी मेंबर्स, उनकी हैसियत जो है ना वो घोड़ों के से ज्यादा, खच्चर से ज्यादा, भेड़ बकरियों से ज्यादा, पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों से ज्यादा नहीं होती अपने लीडर के सामने, अपने कायद के सामने। कायद और लीडर को पता होता है मेरी 2/3 मेजॉरिटी है, मेरी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये मेरे ये मतलब है क्या कर लेंगे ये। लेकिन जहां पर ऐसी पार्टी हो कि जिसके मेंबर्स कम हो लेकिन वो उस हैसियत में हो कि उस असेंबली के अंदर आपका नंबर गेम्स जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ हो, किसी पार्टी के पास भी हुकूमत बनाने के लिए वाज़े सादा अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी ना हो, तो उस मौके पे उस पार्टी के जो मेंबरान होते हैं पार्लिमानी पार्टी में, उनकी बड़ी अहमियत होती है हुकूमत साजी में भी और हुकूमत गिराने में भी। अब जब हुकूमत साजी और हुकूमत गिराने में जिसकी अहमियत होती है उसको प्रेफर करेंगे लोग कि जाके उसी झुंड में चले जाएंगे जहां पे बाकी भी सारे जनाब हाके चले जा रहे होंगे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जिनकी कोई हैसियत नहीं होगी, जिनके काम काज, जिनकी नौकरियों के हवाले से, जिनके हल्के के काम के हवाले से उनका लीडर उनको कुछ खास लिफ्ट नहीं करा रहा होगा, तो वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जहां की अपनी भी अहमियत उनकी बने और उनकी पार्टी की भी जो है मेकिंग और ब्रेकिंग के अंदर कोई पोजीशन हो। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने ये कहा। चौहान साहब, ये चले आपका मैं पॉइंट बिल्कुल इसी तरह से बाय कर लेता हूं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन फिर एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं ना। देखिए, फर्ज कीजिए कि नवाज शरीफ साहब की रिजर्व सीट्स मिला के हो जाती हैं 130 सीटें या 140 सीटें और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की होती हैं 10 सीटें, तो दोनों ऑफर्स लेकर जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब भी कहेंगे कि मेरे पास आ जाए, मैं आपको अच्छा ओहदा दूंगा, और यही नवाज शरीफ भी कहेंगे भाई आप मेरे पास आ जाए, मैं हुकूमत बना रहा हूं, मैं आपको वजारत दे देता हूं। तो जीतने वाले को तो वजारत चाहिए होगी, अच्छा ओहदा चाहिए होगा, वो ये ओहदा नवाज शरीफ से कबूल कर क्यों नहीं करेगा कि उसकी भी तो उतनी ही अहमियत नवाज शरीफ के पास भी तो होगी ना। चले बात सुने, उनके पास तो अपने लोग मौजूद हैं
जो उनके साथ पार्टी में 30 साल, 35 साल, 15 साल, 20 साल जनाब पार्टी के अंदर जनाब वो काम कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 6-6 दफा मिनिस्टर रहे हैं, तो वो पार्टी उनको प्रेफर करेगी कि इन आजाद उम्मीदवारों को प्रेफर करेगी? हुकूमत साजी के लिए बनाएंगे सर, वो हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन को प्रेफर करेंगे या इन आजाद लोगों को प्रेफर करेंगे? मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि देखो बात ये अभी इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग है और फिर हालात और वाकयात होती है। ये जो मेंबरान असम्बली होते हैं ना, खुसूसन जो आज़ाद बन के आते हैं, वो बड़े कायर होते हैं जना, वो बड़े तेज होते हैं। उनकी नज़र होती है कि पॉलिटिक्स में मुक्तदरा जो है वो कहाँ खड़ी है, पार्टीज कहाँ खड़ी हैं, हालात और वाकयात क्या है, नेशनल इंटरनेशनल चेंजेस क्या है और डायनेमिक्स क्या है, और उसके मुताबिक उन्हें वो फैसले करते हैं। अब उन्होंने देखना है कि इस वक्त अगर तो नवाज शरीफ साहब के साथ मुक्तदरा की 100% जनाब गाड़ी जनाब छिन रही हो, मतलब ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो उनके हालात फैसला करने के हवाले से कुछ और होंगे। अगर उन्हें नजर आएगा नहीं भाईजान 50-50 हालात है, कोई इतने अच्छे भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है, पल में तोला पल में माशा हो जाएंगे, कभी खुशी कभी गम हो जाएगा, तो भाई वो फिर उसके मुताबिक चीजें तय करेंगे। लेकिन एक बात तयशुदा है जो मैंने प्रिडिक्शन की आज से 4-5-6 दिन से मैं कर रहा हूं कि इस दफा के इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार बने हुए हैं उनमें से जो भी जितने उक्का दुक्का जीतेंगे, उसके अलावा 33% कौमी असम्बली के अंदर और आपकी जो पंजाब असम्बली के अंदर और केपी के असम्बली के अंदर 33% कम अज कम आपके आजाद जीतेंगे मेंबरान। वो आजाद अपना फैसला करेंगे और उस आजाद में से भी अच्छी खासी तादाद आईपीपी को ज्वाइन करेगी और आईपीपी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर, स्ट्रांग से मुराद मैंने कोई तादाद के हवाले से नहीं कही, स्ट्रांग का मैंने उसकी क्वालिटी के हवाले से की है, क्वांटिटी के हवाले से इतनी नहीं कर रहा। क्वालिटी ऐसी होगी हुकूमत साजी के हवाले से और हुकूमत गिराने के हवाले से कि फिर एक वाइटल रोल होगा उसका। चौहान साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के आजाद के अलावा 33% आजाद जीत जाएंगे, ये इतना ज्यादा जो है वो आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग इसलिए नहीं लगता कि आप पंजाब के, चलिए हम सिर्फ पंजाबी की अगर बात कर लें तो आप हल्के खोल के रखें सामने, तो वहां पर मुकाबला तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवार का मुकाबला नून लीग के उम्मीदवार के साथ है। वहां पर तो कोई ऐसा आजाद उम्मीदवार, हमें इक्का दुक्का शाजू नादर कोई हो तो हो, 33% तो बहुत बड़ा फिगर है। ये तो ऐसा लगता है कि आपका इन्हिसार तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवार के ऊपर होगा, इसके अलावा तो मुमकिन दिखाई नहीं देता। नहीं, वो भी आजाद उम्मीदवार जो है वो तहरीके इंसाफ के नहीं होंगे कैंडिडेट। वो भी मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि उन्होंने जीतने के बाद तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं होना, वो आजाद है। 62-63 का ऑब्लिगेशन, फ्लोर क्रॉसिंग की ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं है, और वो जाहिर सी बात है वो बेवकूफ तो नहीं है कि वो जो उनके ऊपर पर्चे हुए हैं इंतहाई सवीर किस्म के, वो जनाब नाअहल हो जाए महीने 2 बाद 3 महीने बाद 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपए लगा के। तो एक तो उनके हवाले से मैंने बात की। उसके अलावा देखें तकरीबन 60-70 के करीब आजाद पंजाब के अंदर और तकरीबन 50 से 60 आजाद कौमी असम्बली के अंदर ये बनते हैं और ये आएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको ये कह के मुश्किल में नहीं डालना चाहता कि आप मुझे 10 नाम बता दें जिनके जीतने के इम्कानात हैं आजाद उम्मीदवारों के जो तहरीके इंसाफ के अलावा हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जितनी मैंने वर्किंग की है ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 60-70 तो बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं। देखिए 60-70 चलो आप तहरीके इंसाफ को भी बुला लो ठीक है, अगर तहरीके इंसाफ को अगर आप मिलाएंगे तो फिर तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपका इन्हिसार तो फिर तहरीके इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर हुआ ना, उनके आजाद उम्मीदवारों पर हुआ। वो तो भाई जब लतीफ खोसा जैसा जो है ना वो मामा चाचा ताया फुफड़ बन जाएगा तहरीके इंसाफ का, जब एतजाज एहसन साहब जैसे लोग बन जाएंगे, जब शेर अफजल मरवत जैसा बंदा बन जाएगा, जब गौहर अली खान चेयरमैन बन जाएगा जो पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, अभी 1.25 साल भी नहीं हुआ उसको पार्टी ज्वाइन किए, जब वो सारे मामे चाचे और ताए और फुफड़ बन सकते हैं पीटीआई के, तो भाई हम क्यों नहीं जरा उनको आजाद हैसियत के अंदर अकोमोडेट कर सकते? नहीं, मगर चौहान साहब यहाँ मसला फुफड़ चाचे मामे का नहीं है। मसला ये है कि जो वोटर है वो तो इसी नजरिए से वोट डाल रहा है ना कि मैं तहरीके इंसाफ को वोट डाल रहा हूं। आप तो फिर उस नजरिए का वोट बैंक चुराने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप मुझे एक चीज बताएं, पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी और इन पाकिस्तानियों के अंदर सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी है कि जो तहरीके इंसाफ से इख्तिलाफ करे, जो साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ से इख्तिलाफ करे, वो लौटा है। ये एक अजीब व गरीब ट्रेंड सेट किया, जैसे वो 5 महीने
जमान पार्क के बाहर नौज बिल्ला माजल्ला 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 ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे जनाब यूट्यूबर और वीलॉगर आते थे उन दिनों। कोई कहता था नौज बिल्ला ये पैगंबर है, कोई कहता था हमारा हज हो गया यहाँ आके, कोई कहता था हमारा उम्रा हो गया, कोई अल्लाह का वली जनाब साबिक चेयरमैन को करार देता था। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने एक ट्रेंड जनाब चलाया कि जो पार्टी छोड़ेगा, पार्टी से इख्तिलाफ करेगा, वो लोटा है। हालांकि लोटे का कंसेप्ट यह है कि जो सिटिंग एमएनए, एमपी और सेनेटर वो जिस टिकट पे इलेक्शन लड़ के जीता हो, वो अगर छोड़ के किसी दूसरे पार्लिमानी ग्रुप में जाता है उसको लोटा कहते हैं जनाब। अब जब ये कहते हैं कि लोटा है तो फिर लतीफ खोसा क्या है? फिर बताए ना, फिर लतीफ खोसा क्या है कि जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के डबल मजे लेता रहा 1.5-2 साल, एंड पे आके आसिफ जरदारी साहब ने छितर मार के सुन खाला, तो क्या उसको भी ये लोटा कहेंगे? एतजाज एहसन साहब क्या है कि जो डबल मजे लूट रहे हैं, उधर की भी सी के, इधर के भी जनाब आप नजरियाती चीफ पैटर्न बने हुए तहरीक इंसाफ के भी और साबिक चेयरमैन के भी, क्या वो भी लोटे हैं? चौहान साहब चले, मुझे फिर ये शेर अफजल मरवत और गौहर अली खान भी लोटा हुआ ना। सही है। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इस वक्त, वो तो सबसे बड़ा लोटा हुआ ना इस वक्त, जो पीपल्स पार्टी से यहां पे आ गया। अजीबोगरीब तमाशा बनाया हुआ है, तूफान बदतमीजी है, एक अजीबोगरीब किस्म का एक पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए से इस तहरीक इंसाफ ने और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक गंदगी फैलाई हुई है सर। लेकिन देखिए ना, सोशल मीडिया को चलें, आजकल बेचारा बड़ा वल्नरेबल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पे भी पाबंदियां लग रही हैं और भी बहुत सारी कदगने लग रही हैं, बड़े प्रेशर्स आ रहे हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया आपका भी हथियार हुआ करता था ना, आज वो आपके खिलाफ है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सोशल मीडिया ही तो आपकी ताकत भी था। मैं कह रहा कि ओवरऑल सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने सोशल मीडिया के अंदर ठीक है अपना हिस्सा डाला हुआ है। चौहान साहब, मेरा सवाल जो आपने भी गुफ्तगू की उस पर मेरा सवाल फिर मैं एक थोड़ा सा बदल के आपसे सवाल करता हूं, और वो ये है कि अगर ये बल्ले के निशान का 13 जनवरी का फैसला ना आया होता सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर तो आपके पास कोई ऐसे प्लान ही नहीं था। ये तो उसके बाद प्लान आपका बना है ना कि आप आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करेंगे, अदरवाइज तो आपका 13 उम्मीदवारों के साथ तो कोई प्लान ही नहीं था। जनाबे वाला बात ये है कि जो बल्ला भी वापस हुआ है वो कोई हमारी मर्जी से या हमारी तमन्ना से या हमारी विश से तो नहीं हुआ, अपनी करतूतों से हुआ है ना। 2.5-3 साल आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, आपको जनाब इलेक्शन कमीशन मिलते तरले करता रहा, भाईजान ऑब्लिगेशन है 2017 इलेक्शन एक्ट की, तो आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी बराए मेहरबानी इलेक्शन कराओ। उनका नहीं जनाब, हमने इलेक्शन नहीं कराना, हम इस वक्त तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर बिजी हैं, हम एक आला और अरफा फितना और फसाद की तहरीक में मसरूफ है। हमारे पास टाइम नहीं है आइन और कानून के मुताबिक अपनी पार्टी को चलाने का। हमने मुल्क को तबाह करने और जिले शाह को शहीद करने, हजारों खानदानों को तबाह करने के पीटीआई के कारकुनान और ओहदेदारों की हम उस पॉलिसी के ऊपर है, हमारे पास टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर भी लाडलापन इनके साथ किया, इनको लाडला बनाया, इनको आखिरी में मौका दे दिया कि भाई आप कर लो। अब जब किया तो जनाब वो आपके सामने है, आपके टीवी चैनल ही दिखाते रहे, ऐसा पे ढंगा पे टुक्का फेक, मैं तो इस पर चौहान साहब आपकी बात तस्लीम कर लेता हूं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि अगर देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अगर फैसला बरकरार रहता सुप्रीम कोर्ट से, इसका भी तो कोई 10-15%, 20%, 40% इम्कान मौजूद ही था ना। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देते कि जी ठीक है, बल्ले का निशान नहीं लिया जा सकता किसी से टेक्निकल ग्राउंड पे, दोबारा इलेक्शन कराने का मौका दे देते हैं, तो फिर आईपीपी का तो कोई प्लान नहीं था ना इसके बाद। मैं तो आईपीपी का सवाल कर रहा हूं। आईपीपी का प्लान था, और आईपीपी जिस तरह इलेक्शन लड़ रही थी, अब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से था कि 20 के करीब कौमी असम्बली की और इसी तरीके से 40-45 सूबाई की। नवाज शरीफ साहब की जिद थी, उन्होंने नहीं की, लेकिन उसका फायदा या नुकसान 8 फरवरी की शाम को और अगले 2 महीने जो हुकूमत साजी होगी उसमें उनको नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने तो देखो, हम तो नौजायदा पार्टी है असद भाई जी। यहां तो देखे पीटीआई जो इस वक्त बज़ाहिरन सबसे पॉपुलर पार्टी कंसिडर कर रहे हैं आप, उसने पहला इलेक्शन लड़ा 0 सीट, दूसरा इलेक्शन लड़ा 1 सीट। तो जनाब हम तो पहले इलेक्शन के अंदर ही अगर पार्लिमानी ग्रुप एक अच्छा हैंडसम किस्म का कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर रखते हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है, ये कोई नुकसान का सौदा तो नहीं है। तो सर फिर आप ये तस्लीम करें ना कि फिर आपका बहुत बड़ा किरदार आइंदा, बहुत बड़े किरदार की तवक्को ना रखी जाए आइंदा हुकूमत साजी में। और भाई वाइटल रोल होगा। अगर चौधरी परवेज लाई साहब 10 सीटों के साथ, मंजूर भुट्टो साहब 16 सीटों के साथ वजीर आला भी बन सकते हैं और हुकूमतें बनाने, गिराने और स्पीकर बनने और बाकी मामलात करने में सारी चीजें कर सकते हैं, तो पायजन ऐसी तो नहीं कर सकते हैं।
ਅਸੀਂ क्यों तो हजम हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप हजम भी हो रहे हैं, आपका और आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं भी हैं चौहान साहब। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे कि चले ये आपके जो लोग हुए हैं, आप कह रहे हैं कि 13 के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, नून लीग को ये उनके फायदे में होता। लेकिन जहां पर एडजस्टमेंट हुई भी है वहां पर भी कुछ सूरत हाल बहुत अच्छी तो नहीं नजर आ रही। मसलन ये जो आप खासतौर पर 128 की बात कर लें, या जहां जहांगीर तरीन साहब खुद खड़े हुए हैं वहां पर सदीक बलोच साहब अभी तक बैठ नहीं रहे हैं, और जहां पर सीट एडजस्टमेंट हुई है वहां पर जहांगीर तरीन साहब की पोजीशन को बहुत स्ट्रांग नहीं लग रही है। तो अभी नौज़ायदा पार्टी होते हुए आपको लगता है कि फिर रिजल्ट्स भी नौज़ायदा वाले ही हो सकते हैं? आपने अपने इंट्रो के अंदर भी जनाब इस तरीके से मुकदमा पेश करके और प्रोसिक्यूशन करके और नतीजा निकाला, और अभी भी सवाल में जैसे वो कहानी है ना कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आपने इसी तरीके से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनाब सारा धर्म तख्ता कर दिया, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, खत्म हो गया इलेक्शन, ये हो गया, नाकाम हो गए। सर मैं भी इसी सरजमीन पर पिछले 5-7 इलेक्शन कवर करता आ रहा हूं ना। आपको लोधरे की क्या रिपोर्ट है? चलो आपको लोधरे की क्या रिपोर्ट, आपको खानेवाल की, आप खुद मौजूद है वहां पे, आप असद में बताओ, आप खुद मौजूद है खानेवाल में, आप लाहौर के अंदर क्या उस हलके के अंदर खुद मौजूद है, क्या आप लोधरा के अंदर खुद मौजूद है? आपको पता है कि हमारे कैंडिडेट की क्या पोजीशन है क्या नहीं है? और भाई हौसला रखें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आ जाएगा 8 फरवरी की रात को। फितना और तहरीक फसाद फिल अर्ज। सर देखिए ना चौहान साहब, एक मुकाबले में उम्मीदवार था पीर इकबाल शाह लोधरा में, ठीक है, वो एक दिन के लिए गायब होता है, उसके बाद वो दस्तबरदार हो जाता है। अब सदीक बलोच से भी दस्तबरदारी का मुतालबा हो रहा है। तो इस तरह अगर आपने जीत रहे हैं तो फिर आपको अपनी जीत का मजा आएगा क्या? तो 2018 के अंदर मैं तो खुद कैंडिडेट था, मुझे पता है कहां से सारे टिकट फाइनल हुए थे और कहां से सारे मामला चले थे। वो ठीक था, वो बड़ा अच्छा था, उसमें सारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, जहां ऐसे हुआ था बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है ना। उस वक्त जो पीटीआई जीती थी वो ठीक था। हाँ, और इसी तरह ये थर्ड वर्ल्ड की जमहूरियत है। वो जो गलत तरीके से पीटीआई जीती थी चौहान साहब, वो जो पीटीआई 2018 में गलत तरीके से जीती थी, आप उसका हिस्सा थे, मैं तो नहीं था उसका हिस्सा। तो ये आप अपने आप को मुझे मैं तो आई विटनेस के तौर पे खुद बता रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है मेरा टिकट कहां से फाइनल हुआ है। मुझे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टिकट तो नहीं दिया। सही है। मुझे तो जनाब यहाँ तो 5-5 करोड़ रुपए लेके टिकट दिए गए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 50% एमएनए एमपीए के कैंडिडेटों ने पार्टी को 5-5 करोड़ रुपए दिया। मिनिस्टर जितने बने हैं 90% ने जनाब 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए दिया है। सेनेटर जितने बने हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं, इस दफा क्या सर ये बताएं, इस मर्तबा जब आप आजाद उम्मीदवारों को के पास जहाज उड़ाकर लेकर जाएंगे तो बदले में कौन से फल का टोकरा आप उनको देकर आएंगे कि जिसके नतीजे में वो आपके साथ जहाज में बैठ जाएंगे? सर वो जहाज उड़ा के नहीं इस दफा जाएंगे, इस दफा वो खुद उड़ के आएंगे अपने अपने जहाजों पे। चले, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त मंसूबाबंदी कर रखी है चौहान साहब। तो वो खुद उड़ के आएंगे, इस दफा जहाज उड़ा के नहीं जाना पड़ेगा। चलें, बहुत सारे सवाल मैंने चौहान साहब आपसे आईपीपी के हवाले से किए हैं। आखिरी सवाल अगर आप इजाजत हैं तो मैं आपके हवाले से भी कह रहा हूं, आपका क्या मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल है? आप क्या अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन आप क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि सिर्फ इलेक्शन ही सियासत का नाम नहीं है। सियासत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। एमएनए एमपीए बनना ही सिर्फ जनाब आपका सियासत नहीं होती। अल्लाह पाक का करम है, इंतहाई मजबूत और मरबूत तरीके से और दबंग तरीके से पिछले 7 दिनों से मीडिया के अंदर मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं। और अब तो मैंने अपनी P+ साइबर फोर्स भी बना ली है सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हुकूमत के अंदर आने के लिए या कैबिनेट के अंदर आने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आपने इलेक्शन ही लड़ा हो तो आप कैबिनेट का मेंबर बन सकते हैं या हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरी चीज ये है, मैंने इंतहाई नजरियाती बुनियादों पर 8 महीने तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ एक जंग लड़ी है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे शहर और मेरे हल्के के हवाले से मैं कोई ऐसा फैसला करूं कि जिसकी वजह से तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट्स को फायदा हो। मैंने बैकआउट किया क्योंकि मेरा 75% हल्का चेंज हो गया था। अगर वो 75% हल्का ना चेंज होता तो शायद मैं इलेक्शन लाजमी लड़ता। लेकिन 75% हल्का एंड टाइम पे दिसंबर के महीने में आके वो चेंज होता है। और फिर मैंने अपनी एमपीएशिप और मिनिस्ट्री में कोई हराम की कमाई के चौके छक्के मैंने मारे नहीं हुए। मैं एक अपर मिडिल क्लास का एक आदमी हूं और अपनी औकात में रहने वाला आदमी हूं। मैं कुछ 6-7-8 करोड़ पे अपने बीवी बच्चों के पेट काट के जनाब मैं यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर लड़ूं कि जिसका अभी कोई मुस्तकबिल भी नजर नहीं आ रहा। तो मैंने एक फैसला किया
कि जनाब इलेक्शन लड़े बगैर पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे इस दफा। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, इंशाल्लाह उसके मुताबिक करेंगे। सही। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे हमेशा की तरह गुफ्तगू करके, और आप आइंदा हुकूमत साजी के वाले से बहुत सारी आपसे मिली है जो आपके सीने में दफन है राजों की सूरत में। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त सर 13 जनवरी के फैसले के बाद जो पाकिस्तान की सियासत है उसके हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो बल्ला जाने के बाद बहुत सारी सियासी जमातों की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार पकड़ लेगी, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को जो जीतने वाले आज़ाद हैं उनको शामिल करा लेंगे और हुकूमत साजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये जाहिर है आपके भी इल्म में होगा ये सारा कुछ जो लोग बाकी सियासी जमातें प्लान कर रही हैं। काउंटर प्लान आपने क्या बनाया है? देखें, हम इस घर के अंदर डकैती और चोरी नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि ये सियासतदान सोच रहे हैं कि पीटीआई के जो जीते हुए लोग होंगे उनके अंदर हम डाकाजनी करेंगे और चोरी करके उनके बंदे उठाएंगे, उनको लालच देंगे और अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। इनको ये बात करते हुए भी, हार्स ट्रेडिंग की सोचते हुए भी इनको शर्म आनी चाहिए। ये हरकतें इनको सूट नहीं करती। एक तरफ तो ये जमहूरियत की बात करते हैं, एक तरफ तो आइन की बात करते हैं, एक तरफ तो कानून की पासदारी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की छोटी सोचें रखते हैं और छोटी हरकतें करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इनको कामयाब नहीं होने लेंगे। नहीं शुएब साहब, लेकिन अगर आप उसूली अखलाकी और नजरियाती बात करते हैं तो मेरे साथ अभी फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे कि अगर 2018 में यही सब कुछ आपने किया था, आज़ाद उम्मीदवारों को उठा के अपनी हुकूमत बनाई थी, तो आज में और उसमें क्या फ़र्क है? और फयाज हसन चौहान साहब की तो खैर ना ही बात करें तो बेहतर है। वो उस वक्त अगर ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त कहाँ सत्तू पी के सो रहे थे, कहाँ थे वो? दूसरी बात आपको बताऊं, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस, एक इंडिपेंडेंट कोई बंदा जीतता है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, वो अलग बात है, लेकिन वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन एक पार्टी से आखिरी हफ्ते या 2 हफ्ते पहले उनसे उनका निशान छीन लेना, वो नॉमिनी है पीटीआई के, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उनको आप डिक्लेयर कर दें कि वो आज़ाद है। वो आज़ाद नहीं है भाई, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, उन्होंने डिक्लेरेशन दी हुई है कि हम पीटीआई के नॉमिनीज हैं। जो पीटीआई का नॉमिनी होगा, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी भी पार्टी में नहीं जा सकता सिवाय अपनी पार्टी के, और अपनी पार्टी में ही वो रहेगा और उसका पाबंद भी होगा। तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त नहीं है, वो नामुनासिब है और उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो लिहाजा आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना अपना निशान हो, उसके बाद अगर 2, 10, 20, 50 भी जीत जाएं जो आज़ाद, फिर उनकी मर्जी है वो जिस पार्टी में जाना चाहें। अब आपकी कुल हिकमत अमली सर शुएब साहब, आपकी फिर कुल हिकमत अमली इस वक्त ये हुई कि आप ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब से आपको तवक्को है कि वो जमहूरी सोच का और आईनी रिवायात का मुजाहिरा करें, जमहूरी सोच का मुजाहिरा करें, ये आपकी कुल स्ट्रैटेजी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? असदुल्ला साहब जिन्होंने सारी जिंदगी चोरी पे यकीन रखते हों, हार्स ट्रेडिंग पे यकीन रखते हों, डाकाजनी पे यकीन रखते हों, तो उनसे तो हमें हर वक्त तवक्को होती है कि वो किसी भी वक्त चोरी भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हम कानूनी और आईनी भी तहफ़्फ़ुज़ चाहेंगे, करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अखलाकी तौर पर भी उनको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उनको अब इस आखिरी उम्र में शर्म आनी चाहिए कि वो आइन के अपने आप को खालिक कहते हैं, और उसके बाद हरकतें और चीज़ें ऐसी सोचते हैं जो उनको नहीं सोचनी चाहिए। तो आपके शर्म दिलाने से अगर किसी को शर्म ना आई तो फिर क्या करेंगे? सवाल तो मेरा ये है ना आपसे। तो अवाम उनका एहतसाब करेगी, अवाम को सब अगले पता है। इलेक्शन में अगर शर्म उनको नहीं भी आएगी, नहीं अगले इलेक्शन में क्यों, इसी इलेक्शन में इनको अभी भी ये पार्टी खत्म हो चुकी है, खा वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, इतनी बड़ी अक्सरियत से लोग आज आपको पता है जलसों में कुरान मजीद साथ लेकर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा पहला सवाल ये करते हैं कि आए हमें ओत दें कि जनाब आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप अपने लीडर के साथ खड़े होंगे, जिनकी अमानत है, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप अपने अमानतदारों को ये अमानत पहुंचाएंगे।
ये मुमकिन ही नहीं होगा उसके बाद इस तरह की कोई भी हरकत करे, सोचे, किसी को जोर जबरदस्ती से डंडे के जोर पे या तशद्दुद करके उनसे बयान कराएं, या उनके साथ कोई लालच का बहाना करके या लालचें देकर उनसे आप वफादारियां तब्दील कराएं। अब वो दिन गुजर गए जब सिंध हाउस में मंडियां लगा करती थी। अब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी, इसके बावजूद कि उनके साथ जो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, चादर चारदीवारी की पामाली, अगवा बराए बयान, नॉमिनेशन फॉर्म छीनने, प्रपोजल सेकेंडर को उठाना, अगवा करना, तशद्दुद करना, फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कराना, ये सारी चीज़ें, ये सारे पब्लिक ने, दुनिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा। इस तरह हमारे मुल्क का जो चेहरा दागदार किया इन सारी हरकतों से, और आखिरी टाइम दागदारी लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी गलत किस्म का फैसला कर किया है उन्होंने कि लोग नजरिया ज़रूरत के मूजिद जस्टिस मुनीर को शायद भूल जाएं इस फैसले के बाद, और दुनिया की तारीख में ये स्याह तरीन अल्फाज में ये फैसला लिखा जाएगा कि एक शख्स की दुश्मनी में पूरा निज़ाम इंसाफ, जमहूरियत, आइन, कानून, ये सबको पामाल करके रख दिया गया। और अदालतें होती हैं लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन, यहाँ लोगों के बुनियादी हुकूक को वायलेट कर दिया गया। सही है, चलिए ये तो बिल्कुल ठीक है, खानदा है। ये जो फैसला था उसके बाद सारा कुछ तब्दील हो गया, ये तो है शुएब साहब। लेकिन आपने जो जाहिर आपको नजर आ रहा था या आपके पास था इस तरह का एक मंजरनामा सामने था कि हो सकता है कि इसी तरह का फैसला आपके के लिए आ जाए, और तभी आपने बी प्लान बनाया था। लेकिन उस बी प्लान में आपके पास सुकुम नहीं था, क्योंकि आपने जिस सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया उसके इत्तेहाद का ना कोई लेटर इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, ना आपने उस इत्तेहाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को पेशगी आगाह किया, उसके बारे में तो बताना पड़ता है। तो आपकी ये कानूनी सुकुम नहीं था आपकी टीम का? नहीं, कोई कानूनी सुकुम नहीं था। देखिए, हमने उनके साथ इत्तेहाद किया ना, और उस इत्तेहाद को जमा तो तब कराएंगे जब पार्टी टिकट भी जमा कराएंगे, साथ इत्तेहाद भी जमा कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारे काम करते तो उन्होंने उस बंदे को ही उठा लिया। इससे पहले कि हम उस टिकट को सारी चीजें एग्जीक्यूट कराते, उन्होंने उठाकर क्या किया, उस बंदे को उठा के ले गए। और इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे के इंतजाम हो चुका है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन पार्टी बना है, जिस तरह उन्होंने जानिबदारी दिखाई है, ये मैं समझता हूं कि तारीख के बदतरीन अल्फाज में इनको याद रखा जाएगा, और तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये कुर्सियां आर्जी हैं, आनी जानी हैं, लेकिन उन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया, लोगों के साथ जुल्म किया, ज्यादतियां हुई, ये पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए हैं। आज कोई इन्वेस्टर आपके पास आने को तैयार नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा हो गया, लोग थू कर रहे हैं, और इनको किसी भी हवाले से इनकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन करने को तैयार नहीं है। इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखले करने का मुतरादिफ है। जब फेडरेशन की अलामत एक पार्टी पीटीआई को जब इस तरह तोड़ने, डिसमेंटल करने के लिए हर नाजायज और गैर आईनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसका नुकसान मुल्क को होना है, उसका नुकसान हमारे इकाइयों को होना है, उसका नुकसान हमारी फेडरेशन को होना है, हमारी मईशत को होना है। ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, और उन सियासी बोनों को, उन अकलियत को जिनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है, उनको हमारे सरों पर मुसल्लत करने की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन अवाम ने भी एक फैसला कर दिया है। अवाम का फैसला ये है, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अवाम का फैसला ये है कि हमने इनको मुसल्लत कर, इनको हमने रिजेक्ट करना है और इनको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देना। सही है। ये इस वक्त ये सिचुएशन है। सर, कोई हल्फनामा अपने उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ भी ले रही है कि भाई हमारा निशान या हमारा झंडा दिखा के वोट चले। निशान तो आजाद हो गया, लेकिन हमारा झंडा दिखा के वोट मांग रहे हो तो फिर लिख कर दो, हल्फनामा जमा कराओ पार्टी को कि तुम बेवफाई नहीं करोगे। क्या ऐसे इकदाम कोई तहरीक इंसाफ भी कर रही है? मेरा ख्याल है कर रहे होंगे। बहरहाल मेरे से तो नहीं पूछा उन्होंने, मुझे तो नहीं कहा, तो लेकिन करना चाहिए बहरहाल उनको। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ गए। इस वक्त आपके पास पार्टी में बंदे ही वही हैं। हमने नॉमिनीज जनरली वही लोग। फर्ज कीजिए शुएब साहब कि आपके लोग 100-150 लोग, 125, 200 लोग जितने भी जीत जाते हैं और आप हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाते हैं,
उसके लिए आपकी तशरीह क्या है? क्या ये जीतने वाले लोग तहरीक इंसाफ में जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय में नहीं जा सकते? और दूसरा यह है कि क्या आप किसी और छोटी सियासी जमात के साथ, जिनके एक दो सीटों पर नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट में, उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं और उनके साथ इत्तेहाद करके अपने आज़ाद लोगों को उनके साथ शामिल करवा के हुकूमत साजी करेंगे? क्या जहन में चल रहा है तहरीक इंसाफ के? चले, ये तो उस वक्त बताएंगे जब हम जीत जाएंगे, जब हालात सामने होंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने जो प्लान रखे हुए हैं वो मेरा ख्याल है वक्त पे बताएंगे, सामने लाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस वक्त जितना शऊर आवाम को आ चुका है, जितनी ढिटाई के साथ नाइंसाफी की है इन्होंने, जितना जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत कायम की है, लोगों ने इनको पीडीएम की उन जमातों को ठुकरा दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है। लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इमरान खान और उसकी टीम के ऊपर। आज पीटीआई का जो नॉमिनी है उससे ओथ ले रहे हैं, आपने देखा है जिस तरह ओथ ले रहे हैं। लेकिन वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला कि जो मैंने बल्कि एक दिन इमरान खान साहब को कहा कि जो देखे ना, इब्रार अल हक को हीरो बनाया इमरान खान ने, जी हर जलसे में आगे था। उसने इमरान खान को जो छोड़ा जिसने, आज वो जीरो हो गया। लेकिन उसके मद्दे मुकाबले एक मलकू आया, उसने इमरान खान के हक में गाना गाया, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज आप दुनिया को देख लें, जो हक सच का साथ दे रहा है, जो इंसाफ के साथ खड़ा है, आइन के साथ खड़ा है, पूरा लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। मैं यकीन करें, मैं अपने हल्के में जाता हूँ, जितनी मोहब्बत और इज्जत इमरान खान को वजह से मुझे मिल रही है, मैंने जिंदगी भर ये तस्वर नहीं कर सकता था। और आज भी मैं आपको एक बात बताऊं, सिचुएशन ये हो चुकी है कि लोग सिर्फ एक नाम सुनना चाहते हैं, वो है इमरान खान। वो कहते हैं हमारा एक ही लीडर है, वो है इमरान खान, हम उसकी वजह से आपको वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि आज अवाम उसके साथ खड़ी है। और अवामी फैसले को जब तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वो मुल्क का नुकसान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज मानसहरा में जलसा किया है नवाज शरीफ साहब ने और उस जलसे में उन्होंने कुछ वादे किए हैं, एक तो उस पर बात करेंगे और दूसरा आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान के जो तज्ज़ियाकार हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, उनके किरदार को आइंदा हुकूमत साजी में, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं तमाम ही सियासी जमातों के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उम्मीद है कि आज़ाद उम्मीदवार उनके पास चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि उनके आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ बेवफाई नहीं करेंगे, नून लीग को भी शायद हुकूमत साजी के लिए आज़ाद लोगों को साथ मिलाने की ज़रूरत पड़े। तो आइंदा जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद का मंजरनामा है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करें। मेरे साथ अब सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में आज हमें सरदार शाहजहां यूसुफ साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मानसहरा में आज नवाज शरीफ साहब ने जलसा भी किया है और कुछ वादे भी वहाँ पर मानसहरा के आवाम से किए गए हैं। सबसे पहले तो आमिर इलियास राना साहब, ये आपके ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार कितनी अहमियत इख्तियार कर गए हैं? क्योंकि अब सारा दारोमदार जहांगीर तरीन साहब का भी नहीं आज़ाद लोगों पे है, बिलावल साहब को भी एक दोबारा से उम्मीद नज़र आने लगी है कि अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला लें तो हुकूमत साजी के करीब करीब वो भी आ सकते हैं। क्या फार्मूला आपको बनता नजर आता है इस सिनेरियो में? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, तो उस पर जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी क्यों ना कायम हो जाए। और जाहिर है कि वो आप इसको ये समझें कि आज़ाद उम्मीदवार कुछ तो वो हैं जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे और उनको कानूनी मजबूरी की वजह से अब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, और कुछ आज़ाद होते हैं। आप और हम कभी भी ना भूलें कि 2018 में इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों के सर पे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत बनाई गई थी, और आपने और हमने देखा था जहांगीर तरीन और अलीम खान के जहाज़ों में सोए जागे हुए जो आड़ी तिरछी तस्वीरें थी इंसानों की, अजीब गरीब तस्वीरें जारी करवाई गई थी कि जी देखें ये आज़ाद उम्मीदवार भर भर के वो पहले जहांगीर तरीन के पास वीगो डालो में पहुंचते थे और फिर वो V8 में बैठ के बनी गाला जाते थे और वहां से फिर वो पीटीआई का स्कार्फ पहन के बाकायदा पीटीआई के मेंबर बन जाते थे। तो आप और हम इस सब काम को जानते हैं। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, ये वही कुछ होना है। ये जो हल्फिया बयान ले रहे हैं और सब कुछ हो रहे हैं, ये सब धरे रह जाएंगे जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे कि वो कितनी भारी तादाद में जीतेंगे, और फिर वो फैसला करने में तो आज़ाद होंगे। ये जितने मर्जी पीटीआई के जो वकला बात कर लें, बिल्कुल कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ
कि वो सिर्फ उस वक्त तक शर्त मौजूद थी जो इलेक्शन कमीशन ने कही भी थी कि आपने पीटीआई लिखा है फॉर्म में, अब आप पीटीआई नजरियाती का टिकट नहीं ले सकते। वो आपको इलेक्शन कमीशन में पहले मुआहिदा जमा कराना होता है। जैसे जमीयत अहले हदीस का मुआहिदा मौजूद है कि अगर आप पीएमएलएन का फॉर्म भरें तो ठीक है, आप उसका भी भरते हैं। एक आईजीआई था मतलब वो पीडीएम था, जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा उसको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। लेकिन अब जब वो आजाद जीतेंगे तो उनके पास 2 रास्ते होंगे 3 दिन में, यानी 72 घंटे में। अगर वो किसी पार्टी को जो ओरिजिनल आजाद है या पीटीआई के आजाद जीत गए तो वो अपनी पार्टी को रिज्वाइन करते हैं, किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो उसको मखसूस नशिस्तों के लिए, अगर क्योंकि पीटीआई के लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा कि जब उनकी लिस्ट में है ही नहीं कोई नाम, क्योंकि रद्दोबदल के तो इख्तियार देता है कानून, सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक फर्क तब होगा राणा साहब, ये जो आप 2018 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं छोटी सी बात बता दूं, जी। या वो अपने आप को आजाद रख लें तो मखसूस नशिस्तों का फैसला फिर उनके बाद नहीं होगा। बहुत सारे 2-4 लोग थे, असलम बोतानी आपको पता है ना, आजाद रहे आखिरी वक्त तक, वो किसी पार्टी में नहीं गए और वो पहले इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे और बाद में पीडीएम की गवर्नमेंट को, तो उनके ऊपर कोई बार नहीं था। 3 दिन का प्रेशर इसलिए होता है कि आपके किसी पार्टी में जाने से सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में उनकी मखसूस नशिस्तों का कोटे में निस्बतन इजाफा हो जाता है। सही है। चलिए, मैं सवाल एक आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं आप इजाज़त दें तो सरदार शाहजहां यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आज जो वादे किए गए हैं कि कराची से मानसेरा तक ट्रेन चलाएंगे और एक एयरपोर्ट यहाँ पर मानसेरा में बनाएंगे, ये आपको अमली तौर पर ये वादे पूरे होते नजर भी आते हैं? क्योंकि रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग और उसके रेलवे के तो पहले ही इतने मसाइल हैं कि शायद पहले रेलवे चल रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर मानसरा तक ट्रेन चलेगी ना, अदरवाइज तो रेलवे अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या ये काबिल अमल मंसूबे लगते हैं जो आज अनाउंस किए गए हैं आपके हल्के में? जी वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू। आपने मुझे ऑनलाइन लिया और मैं मानसरा के हवाले से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा अजीम शान प्रोग्राम मानसरा में हुआ और पूरे जिले से बड़े, क्योंकि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं और पूरे जिले से तकरीबन तमाम लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमे रफीर यहाँ पे मियां साहब को देखकर खुशी समझ नहीं रही थी और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अच्छा प्रोग्राम हो गया और मियां साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं और उससे आवाम भी खुश है। और ये जो आपने रेलवे का ट्रैक की बताई, रेलवे ऑलरेडी इज फंक्शनिंग अप टू हवेलियां, तो उससे आगे ऑनवर्ड जो है पिछला जो रेलवे है कराची से हवेलिया तक, इसको रिस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद उससे ऑनवर्ड उन्होंने जो बात की है कि इंशाअल्लाह मानसेरा और मानसेरा से मुजफ्फराबाद और फिर नॉर्दर्न एरिया तक इसको मिलाना है और इसी तरह मानसेरा से मुजफ्फराबाद जो है वो मोटरवे वो के मियां साहब का पिछली हुकूमत में प्रोजेक्ट था और सी पैक का जो प्रोजेक्ट था मियां साहब का मानसेरा था कोट तक, तो वो मुकम्मल हुआ। जो मोटरवे था वो उसको आगे जाके खंजराब तक मिलाना है और इसी तरह मानसेरा जलखा। और ये एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा सर शाहजहां साहब? एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा? एयरपोर्ट का भी मियां साहब ने मानसेरा में उसके लिए जगह भी मख्तस कर दी गई है। अच्छा। और क्योंकि पिछले दौर में मियां साहब के दौर में इसकी अप्रूवल हुई थी, फिर दरमियान में जब पीटीआई की हुकूमत आई उन्होंने खत्म कर दिया था, तो अब इंशाल्लाह मियां साहब का जो बात की है इंशाल्लाह मानसेरा में एयरपोर्ट भी बनेगा और बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट थे उनके बारे में भी उन्होंने बात की कि जो सहूलत मानसेरा के नाम को, और फिर उन्होंने दूर अफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ जो टूरिज्म के हवाले से रोड्स की बात की उन्होंने कि इंशाल्लाह वहाँ पे रोड भी बनाए जाएंगे। ठीक है, सही है। चलिए आमिर लियाज सना साहब, ये सर जो आप पहले गुफ्तगू कर रहे थे मैं आप उससे मिलाता हूँ। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ा, लोगों को भर भर के लेकर आया और इस मरतबा भी ऐसे ही होगा, लेकिन एक फ़र्क बुनियादी उसमें दिखाई ये देता है कि उस वक्त पीटीआई हुकूमत बनाने के करीब थी और उनको चंद आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत थी। अगर जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस मरतबा उड़ता है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की वो दावत देते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें वो 10 सीटें जीत भी जाती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 13 में से, तो या 13 की 13 भी जीत जाती है फ़र्ज़ कीजिए, तो लोग ज़ाहिर है ये देखेंगे ना कि जहांगीर तरीन हुकूमत तो नहीं बना रहे, जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में इस मरतबा क्यों बैठेंगे लोग? पहले तो मैं अभी जो शाहजहां बात कर रहे थे ना, वो जहन में रखिएगा, जो सी पैक है ना, उसके ओरिजिनल ड्राफ्ट में रेलवे लाइन मौजूद है जो चाइना से यहाँ के हमारी मेन लाइन को मिलाएगी, क्योंकि सबसे सस्ता
बर वक्त और मौसर है, वो लंबा काम होता है ना, लॉन्ग टाइम है, ये पहले से मौजूद है। अगर ये ट्रेन की बात हुई है तो कोई ऐसी मजाके वाली बात नहीं है कि ये कोई मजाक में बात की गई है, ये सीरियस बात है। सही है। क्योंकि रोड नेटवर्क, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब रोड बेल्ट एंड रोड 1 उसका प्रोजेक्ट हुआ था 2016 में, तो उस वक्त पीटीआई में ही थे परवेज खटक। मैंने उनसे जहाज में पूछा था, हम गए थे इकट्ठे चाइना, चारों चीफ मिनिस्टर भी थे। मैं कहा आप क्या करते रहे? कहेंगे यार हम तो धरनों में थे। और मैंने कहा आपने क्या लिया? तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो हंस के कहेंगे तो मजाक नहीं उड़ाना। मैं कहा नहीं, कहेंगे हमें ना डंकी की ब्रीडिंग का वो मानसेरा में एक वो मिला है कि क्योंकि हमने अपना टाइम ज़ाया किया, लेकिन अब हम चित्राल से एक और कॉरिडोर निकालने के लिए चाइना के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें, और ये उस वक्त ना कोई नाराजगी थी ना कुछ थी, नाराजगी तो अब आके हुई है ना, उसके बाद तो वो वजीर दिफा भी बने। वो कह रहे थे कि अब हमें इजाजत मिली है कि हम अपनी पार्टी की क़यादत से अब हम चाइना के साथ सीरियसली बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट्स थे वो निकल गए, और उन्होंने उसके अपने डिस्ट्रिक्ट नौशहरा वाली जो इंडस्ट्रियल जोन की बात भी की कि हम अब उसको भी लेके आ रहे हैं। पहली तो ये होगी। अब आप आ जाएं इसकी तरफ। ये नहीं है कि ये नाम है, इस्तारे हैं कि जहांगीर तरीन हो या कोई हो। जैसे मियां साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुझे उस वक्त भी हुकूमत बनाने का कहा था, और हम ये सब हमें भी पता है कि 2013 में अगर नवाज शरीफ चाहते तो केपी में गवर्नमेंट ना बनती। जिस तरह जिसको आप कह रहे हैं ना कि 5-10 की अक्सरियत का, आपको पता है 5-10 की अक्सरियत के उस वक्त पीएमएलएन को चाहिए थी पंजाब में, लेकिन वो जो रोका गया था सबको और बांधा गया था कि किसी आजाद ने कहीं नहीं जाना, वहां सिर्फ एक आजाद थे, सियालकोट से कोई राना साहब जीते थे एमपी, ख्वाजा आसिफ के साथ जाके वो पीएमएलएन में शामिल हुए थे सारे, वरना अदरवाइज बल्क के हिसाब से सारे के सारे पीटीआई में शामिल करवाए गए थे, क्योंकि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उसकी अदलिया एक ही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। जैसे उन्होंने ख्वाजा साद रफीक ने जब दरखास्त दी तो साकिब निसार साहब ने कहा नहीं, गिनती दोबारा नहीं होगी, और खत्म। जैसे उन्होंने इस दफा उसके बाद वो भी किया, कासिम सूरी का स्टे दिया और भूल गए। यही होता है, ऑरेंज ट्रेन स्टे दिया, भूल गए, फैसला दिया, 9 महीने ना लिखा। ये उस वक्त सहूलतकारियां थी। तो आप और हम जब तकाबली जायजा करेंगे तो आज वो मकाफात अमल है जिसको मैंने 13 नवंबर से कहा था कि अगर सेनेट के इलेक्शन में नवाज शरीफ से शेर का निशान छीना जा सकता है तो ये बात पीटीआई को पता होना चाहिए कि इनके साथ वो फैसला इन फील्ड है। 11 रुकनी बेंच का फैसला था बेनजीर भुट्टो के लिए सुप्रीम कोर्ट का कि आप पार्टी नहीं खराब कर सकते 17(2) के तहत, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना करे। लेकिन साकिब निसार साहब ने 3 बेंच से 11 रुकनी बेंच को जीरो किया और पार्टी की सदारत ली। मैं आपको बात करते नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि चीजों को पीछे से लाना पड़ेगा, कि ये कोई पहली दफा नहीं होने जा रहा। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल आजाद उम्मीदवारों के हवाले से ये है कि जब उनको नजर आ रहा होगा कि हुकूमत फर्ज कीजिए नवाज शरीफ साहब की बन रही है, तो वो नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट क्यों नहीं जाएंगे? वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों जाएंगे? जहांगीर तरीन साहब किस बुनियाद पर उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? ये मेरा दो चीजें हैं। जहांगीर तरीन हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, किसी पे बैन नहीं है कि कौन उनको अपनी तरफ किस तरह रागिब करता है, कोई पाबंदी नहीं है। उस वक्त मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे पाबंदी थी कि हिलना भी नहीं और बोलना भी नहीं और काल भी नहीं लेनी, ठीक है। अब ये तीनों पार्टियां अगर आजाद होंगी और पीटीआई अपनी सूरत में जो कह रहे हैं बैरिस्टर गौर कि ये हमारे हैं, तो ये चारों के पास ऑप्शन होगा कि वो, मैंने इसलिए कहा 72 घंटे हैं, जिसको फॉर्म वो साइन करके दे देंगे वो इलेक्शन कमीशन में दूसरी पार्टी के खाते में डल जाएगा, क्योंकि वहां ये ऑप्शन 72 घंटे तक अवेलेबल है और वो 72 घंटे के बाद भी अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद वो फायदा नहीं होगा जो मखसूस नशिस्तों का होता है। इसलिए प्रेशर ये होता है कि पहले फर्स्ट 3 डेज में आफ्टर द नोटिफिकेशन, जो गजट नोटिफिकेशन हो जाता है आपका, एक हम नतीजा जारी करते हैं जो फॉर्म कहलाता है कि जी रात को ये इलेक्शन गैर मुसद्दक गैर सरकारी वो नतीजा ये हो गया। उसके बाद एक बाज़ाब्ता आप जमा करा के नोटिफिकेशन करते हैं, उसके 72 घंटे में आपने आज़ाद या कुछ जो हैसियत रखनी है उनके ऊपर होगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारे आईपीपी में चले जाएंगे या पार्लियामेंटेरियन में चले जाएंगे या पीपल्स पार्टी में या नून में या पीटीआई में, ये सब जगह जा सकते हैं। कोई अब है जोर के ऊपर कि कौन कितना जोर लगाएगा, कौन उनके मुफादात का ख्याल रखेगा। अब अगर कोई हार्स ट्रेडिंग कहेगा ना आजाद उम्मीदवारों की, तो पहले उसे ये कहना पड़ेगा कि 2018 में भी हार्स ट्रेडिंग हुई है, फिर बात कहलाएगी दोनों तरफ से। सही है, लेकिन सर जो बेहतर ऑफर है वो तो वही कर सकता है ना जो हुकूमत बना रहा हो। मेरा सवाल वहीं पे अटका हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब कैसे ऑफर कर सकते हैं? 8 फरवरी के बाद हम ये बात कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? ये लोगों के ऊपर है भाई। जहांगीर तरीन की एक पार्टी मौजूद है, वो समझेंगे कि परवेज इलाही ने क्या किया था इमरान खान के साथ, मुझे बताएं। पहले स्पीकरशिप ली, कितने थोड़े से वोटों से मजबूर थे ना, आजाद सारे शामिल करने के बावजूद, जब तक परवेज इलाही कैसा मैजिकल नंबर अगर आ जाए तो इस बात तो फिर आप देखें ना, वो कहेंगे कि यार हमारे कोटे में अगर आओगे तो आपको अच्छी वजारत मिलेगी, हमारे साथ आओ। अब वो जहांगीर तरीन हो
केपी के अंदर परवेज खट्टक हो, ये पोजीशन बताएगी उस वक्त जब रिजल्ट आ चुका होगा। आज मैं नहीं कह सकता। सही है। चलिए सरदार साहब, मानसेरा में तो नून लीग की जीत का रिकॉर्ड है शानदार रहा ही है, लेकिन ओवरऑल अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो आपका एनालिसिस क्या है या आपको क्या नज़र आ रहा है, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि वहाँ से परवेज खट्टक साहब वज़ीर आला बन रहे हैं या मौलाना फजल रहमान की जमात बन रही है या नून लीग की जमात बना रही है हुकूमत, कौन बनाने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? सबसे पहले तो मेरी तरफ से राना साहब को सलाम कहिएगा। राना साहब वालेकुम अस्सलाम मौजूद हैं। हम अभी इलेक्शन में उसमें कैंपेन में लगे हुए हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ ही नहीं सके, तो इन साथियों से मुलाकात ही नहीं हो रही। बहरहाल दूसरी बात यह है जी कि आपने जो बात की है कि इस दफा क्योंकि सूबा सराहत की अवाम जो है वो KPK की अवाम वो इन तमाम पार्टियों को आजमा चुकी है और पिछले कई अरसे से MMA भी आई है और यहाँ पे ANP की हुकूमत भी रही है और PTI 2 दफा हुकूमत कर गई है, लेकिन यहाँ की पासमानगी और KPK के लिए कोई बेहतरी नहीं कर सके। मियाँ साहब की आज जो बात थी हमने भी सुनी और उन्होंने जो बात भी कही बिल्कुल ये फैक्ट है कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए वो मियाँ साहब के दौर में हुए या फेडरल से जो दिए। हमारी अगर मानसेरा की हजारा की बात करें तो हजारा में जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब मोटरवे है ये मियाँ साहब ने दिया, सुई गैस है मियाँ साहब ने दिया, हजारा यूनिवर्सिटी को फंडिंग मियाँ साहब ने दी। तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई खातिर खा काम कर ही नहीं सके, सिर्फ एक तब्दीली का एक नारा था और उस नारे पे वो चलते रहे और बाकी इंशाअल्लाह इस वक्त जो होप है, लोगों में होप है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बेहतर कारकर्दगी करेगी और होपफुली इंशाअल्लाह होंगी बहुत सी पार्टियां। मैं इसमें नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आए, लेकिन काफी पार्टियां जो हैं वो इसमें आएगी, लेकिन हमारी पार्टी भी इंशाअल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी अदा करेगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। आमिर लियास राना साहब, एक सिनेरियो मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बड़ी उम्मीद है कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ में लाकर हुकूमत साजी कर सकती है। आपको इस बात का इम्कान नजर आता है कि जहांगीर साहब की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार, ये दोनों अगर जमातों में तकसीम हो जाते हैं तो हुकूमत साजी की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं? आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक नंबर अचीव करना चाहते हैं वो मुमकिन है? देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए 169 का मैजिक नंबर है, पहले 172 होता था, लेकिन अब 6 सीटें फाटा वाली खत्म हुई हैं तो वो 169 पे चला गया। तो सियासत मुमकिनात का खेल है। आपको पता है ना कि इमरान खान कहते थे कि मैं किसी से इत्तेहाद नहीं करूंगा और मैंने हुकूमत अकेले बनानी है। आज उनको ख्याल आया हुकूमत से जाने के भी कितने अरसे के बाद कि मुझे उस वक्त बाजवा साहब की बातों में नहीं आना चाहिए था। हालांकि बाजवा साहब के बैठ के वो बातें करते थे कि इसको नवाज शरीफ को नायल भी करो, इसको अंदर भी करो, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। ये सारे इंटरव्यूज में बातें आ चुकी हुई हैं। ये सब चीजें मुमकिनात हो सकती हैं। जो आज बिलावल की आपको तकरीरें नजर आ रही हैं, मुझे तो बिलावल कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि वो अगली गवर्नमेंट में साथ बैठे हो या वो अपोजिशन में भी बैठ के वो कहें कि जी जनाब आप अगर नून की हुकूमत बनती है, जो नून ने तो कह दिया है, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आपने सुन ही लिया कि उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी बनाती है तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हम अपोजिशन में बैठ के किरदार अदा करेंगे। ये बात खान साहब को समझ नहीं आई कि इन पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने लड़ लड़के, क्योंकि वो चोर और डकैती कहते रहे ना, इसके अलावा उनके पास था कुछ नहीं कहने को, काम कर नहीं रहे थे। वहां पे गुजार और महमूद को लाके जो सबसे पहले भाग निकले उन लोगों के साथ वो तकिया करके बैठे थे पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो वो सियासत इस चीज का नाम है कि आपको रास्ता देना, ये नहीं है कि आपने पैसे देने हैं और लेने हैं। अपोजिशन या गवर्नमेंट मिलके चल सकते हैं, पहले भी चलते रहे हैं। इन्होंने जो मिसाके जमहूरियत किया, लड़ाई झगड़ों के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे थे कि सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। खान साहब को शायद थोड़ा सा और अभी वक्त लगेगा, अभी वो 19 महीने से गेट नंबर 4 की आस में है, उन्हें अभी इंतजार है। चले, मैंने तो आपसे पूरी गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि जाहिर है उनके इम्कानात हमें क्या नजर आ रहे हैं, चीजें वो तो सामने हमें तो सियासत में क्योंकि बाकी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत साजी की दौड़ में लगी हुई हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आमिर लियास राना साहब और सरदार शाहजहां यूसुफ साहब प्रोग्राम में चलिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।